तिसरा महायुद्ध होईल की नाही हां. ते सांगणं शक्य शक्यच नाहीये. नाही. हां. पण वी कैनॉट रूल इट आउट. अन्य देशों में ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया इज नॉट जस्ट एन एंशियंट सिव्हिलायझेशन, इट इज अ मॉडर्न ओके. प्रोग्रेसिव्ह नक्की. इकॉनॉमी. लाईन ऑफ कम्युनिकेशन सगळ्यांच्या बरोबर, म्हणजे त्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याबरोबर आणि त्या देशांचे जनरल पब्लिक ओके. बरोबर. लेकिन हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है. तर हा पेट्रोलची काय भानगड आहे? सामान्य नागरिक पेट्रोलच्या विषयामध्ये खूप इमोशनल असतो. तर आपण जेव्हा पेट्रोलचे प्राइसेसबद्दल आपण जेव्हा बोलतो तर ह्याच्यात परराष्ट्र नीतीचा किती हातभार आहे? तर त्यांनी प्रेसिडेंट ट्रम्पनी म्हटलं की आता बंद करा, कारण इराण न्यूक्लियर वेपन्स बनवत आहेत. तर आपल्याला बंद करावं लागलं. एक दिन मुझे कॉल आया कि आप दिल्ली वापस आइए. उस समय मुझे नहीं बताया गया कि मुझे विदेश सचिव बनाएंगे. विदेश मंत्रालय में 3 सचिव हैं. 1981 से 2017 तक जहां सरकार ने मुझे भेजा मैं वहां गया. डॉक्टर जयशंकर का अलग योगदान है. उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक ओपिनियन तक ले गया है. 34 साल के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और वहां से शुरू हुआ एक नया दौर. ये जो मर्जर होगा, जब भी होगा, उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से करना पड़ेगा. नमस्कार, मी कुणाल टिळक. द टिळक क्रॉनिकल या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. या पॉडकास्ट सिरीजद्वारे आपण भारताची परराष्ट्र नीती, परराष्ट्र धोरण व भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय नक्की काय काम करतं किंवा भारताच्या परराष्ट्र धोरणामुळे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये नक्की काय फरक पडतो याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. आजचे आपले पाहुणे आहेत ॲम्बॅसेडर श्री विजय गोखले. ॲम्बॅसेडर श्री विजय गोखले हे 1981 साली सर्व्हिसमध्ये आले. त्यानंतर त्यांनी हाय कमिशनर टू मलेशिया म्हणून तिथे गेले होते. त्याचबरोबर ॲम्बॅसेडर टू जर्मनी म्हणूनही ते कार्यरत होते. आणि त्यानंतर ॲम्बॅसेडर टू चायना म्हणून त्यांनी प्रामुख्याने काम बघितलं. ॲम्बॅसेडर टू चायना असताना त्याकाळी 2017 साली जेव्हा डोकलाम क्रायसिस झाला होता त्यावेळेला भारताकडून प्रमुख अधिकारी म्हणून त्यांना नेमण्यात आलं होतं. चीफ नेगोशिएटर ज्याला आपण म्हणतो ते होते. आणि डोकलाम क्रायसिस सॉल्व्ह करण्यामागचं त्यांचा खूप मोठा हात आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी चायनाच्या समाजाबद्दल, अर्थव्यवस्थेबद्दल, राजकारणाबद्दल अभ्यास केलेला आहे. त्यांनी चायनावर 4 पुस्तकंही लिहिलेली आहेत. चायनाच्या ॲम्बॅसेडर झाल्यानंतर त्यांना भारतात बोलवण्यात गेलं आणि 2018 ते 2020 असा त्यांनी फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, 32nd फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया असा कार्यकाळ सांभाळला. नमस्कार विजय सर. द टिळक क्रॉनिकल या आमच्या पॉडकास्ट सिरीजमध्ये आपले सहर्ष स्वागत. या पॉडकास्ट सिरीजद्वारे आपण परराष्ट्र धोरण आणि सामान्य भारतीय नागरिक यांचा दैनंदिन जीवनात संबंध कसा येतो आणि प्रत्येक धोरणामागे सामान्य भारतीय नागरिकाचा विचार कसा केला जातो याच्याबद्दल आपण जास्ती समजून घेणार आहोत. नमस्कार कुणाल. खूप आनंद झाला मला इथे येऊन. ह्या विषयाबद्दल आपण आज चर्चा करूया. सर, आपण 1981 साली सर्व्हिसमध्ये आलात. त्यावेळेचं परराष्ट्र धोरण भारताचं कसं होतं? कुणाल, हा खूप महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे. एवढंच मी सांगणार आहे की माझं सगळं शिक्षण दिल्लीला झालं आणि माझे सर्व्हिस पण दिल्लीलाच होतं. त्यामुळे मला हिंदीत बोलायला जास्त सोपं जातं. माझं मराठी इतकं शुद्ध नाही आहे, तर मला क्षमा करा, मी हिंदीमध्ये बोलणार आहे. हरकत नाही सर. 1981 साली जे जग होतं आणि आजच्या जगात खूपच फरक आहे, खूपच फरक. उस समय तो 2 ही बड़े देश थे. अमेरिका था और सोवियत यूनियन था. और उनकी जो ताकत थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी, वो अन्य देशों से कहीं ज़्यादा था, कहीं बेहतर था. उस समय चीन भी एक उभरता हुआ देश था, लेकिन अर्थव्यवस्था में वो उन दोनों देशों से काफ़ी कम था. और बाकी जो देश थे, भारत समेत जो बाकी देश थे, उनको इन दोनों देशों के बीच में किस तरह से आगे बढ़ना था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी.
और ये सब देशों ने आके मिलके एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। और इन तीनों पोल्स के अंतर्गत माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ, सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोपियन और कम्युनिस्ट देश दूसरी तरफ, और ये जो गुट निरपेक्ष देश है नॉन अलाइंड कंट्रीज तीसरी तरफ, इन तीनों के बीच में संबंध बनते थे, टूटते थे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलता था। आज की दुनिया तो बहुत ही अलग है। अब तो सोवियत यूनियन तो रहा ही नहीं है, अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन चीन उभर के आया है और अन्य भी देश ऐसे हैं, भारत समेत, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, कोरिया है, जापान है, जो चीन और अमेरिका जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन तब भी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो दुनिया में बढ़ा है। और इसलिए आज एक मल्टीपोलर सिचुएशन है और 1981 में बाइपोलर सिचुएशन था। तो इसलिए इसमें काफ़ी फ़र्क है और देशों का आपसी संबंध भी इसी से इस माहौल से उभरता आया है। 1981 साली तुम्ही जसं म्हटलात की बायपोलर एक जग होतं, म्हणजे दोनच देशांची त्यामध्ये ताकद होती. तर तुम्ही असं म्हणाल की त्यावेळेला दोन देशांचे संबंध सर्व देशांबरोबर होते आणि बाकीचे जे सर्व देश होते त्यांचे संबंध ह्या दोन देशांबरोबर होते, पण बाकीचे सगळे देश आहेत त्यांचे आपल्यामध्ये संबंध होते का नव्हते? नहीं, सभी देशों का तो संबंध तो सभी देशों के साथ होता है, यही विदेश नीति कहलाता है। लेकिन ये संबंध बनाने में हर अन्य देश को सोचना पड़ता था कि अगर हमने किसी देश के साथ संबंध बनाया तो अमेरिका और रूस, सोवियत यूनियन तो रूस है, अमेरिका और रूस किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से इन संबंधों को देखेगा। क्योंकि उस समय दो ही बड़े गुट थे, एक था वेस्टर्न ग्रुप ऑफ नेशंस, दूसरा था कम्युनिस्ट या सोवियत ग्रुप ऑफ नेशंस, और अन्य देशों को एक तरह से एक चॉइस था कौन से गुट में शामिल होना या शामिल नहीं होना। तो अगर एक देश अमेरिका के गुट में हो और सोवियत गुट के किसी देश से उनको संबंध बढ़ाने हो, तो ये भी सोचना पड़ता था कि अमेरिका और सोवियत यूनियन उनके बारे में क्या सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इंटरनेशनल रिलेशंस वाज कॉम्प्लिकेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। आज जब मल्टीपोलर वर्ल्ड है, किसी देश को वैसे पूछना नहीं पड़ता है कि अगर मैंने किसी और अन्य देश से संबंध बनाए तो बाकी जो बड़े बड़े देश हैं वो क्या सोचेंगे। क्योंकि सिर्फ एक या दो देश ऐसे नहीं हैं कि जिनके सारे उनके कंट्रोल में सब कुछ है। आज देखो, आज विश्व में तो ऐसे 20-25 देश हैं जो काफ़ी शक्तिशाली है अर्थव्यवस्था में, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में, एजुकेशन में। तो इसलिए इट हैज़ बिकम अ सिंपलर वर्ल्ड इन वन सेंस। सर, आपण भारताचे चायनामध्ये, चीनमध्ये राजदूत म्हणून होतात, त्याचबरोबर जर्मनीमध्ये पण होतात, त्याचबरोबर आपण मलेशियामध्ये होतात, अजून अन्य ठिकाणी होतात, तायवानमध्ये आपण काही वर्ष होतात. तर सामान्य नागरिकांना भारतीय राजदूत म्हणजे नक्की काय आणि काय काम करतात जाऊन परकीय देशामध्ये, ह्याच्याबद्दल आपण जर का एकदम सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर काय आपण सांगाल? तो बहुत ही सरल भाषा में बताना हो तो ये कहूँगा कि भारत का राजदूत भारत का उस देश में सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। राजदूत का काम है उस देश के लीडरशिप से संबंध बनाना, हाँ, हमारी इकोनॉमी को वहाँ प्रमोट करना, हमारे जो कंपनीज आते हैं व्यापार के लिए उनको सहायता देना, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस देश में उनको समझाना कि इंडियन कल्चर का क्या मतलब है। आजकल हमारे बहुत सारे नागरिक उन देशों में हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो कहते हैं, लगभग पूरे विश्व में अब फैले हुए हैं, उनके साथ संपर्क करना, अगर मुश्किल आया, अगर संकट आया तो उनको वहाँ से निकालना। जैसे फिलहाल लेबनान में या इराक में या यमन में अभी जब संकट आया तो भारत की नेवी और एयरफोर्स ने मदद की, एयर इंडिया ने मदद की उनको वापस लाना, उस पे सारा कोऑर्डिनेशन का काम करना।
तो काफ़ी डाइवर्स एक्टिविटीज़ है। ये कह सकते हैं कि जितने भी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्रीय सरकार के, और जो राज्य सरकार है, उनका भी काम जो है, विदेश में जो काम है वो एम्बेसी के थ्रू ही किया जाता है। और राजदूत उस एम्बेसी का प्रमुख होता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है वो दुसरे देश में. तुम्ही आता एम्बसी ह्या शब्दाचा तुम्ही उल्लेख केला. काही मी जेव्हा माझ्या मित्रांबरोबर असतो किंवा माझ्या काही जवळच्या लोकांबरोबर असतो, खूप वेळेला लोक असं म्हणतात की अरे मी मुंबईला चाललो आहे US एम्बसीमध्ये विजाची अपॉइंटमेंट घ्यायला. तेव्हा मी त्यांना सांगतो की अरे मुंबईमध्ये US एम्बसी नाही तर मुंबईमध्ये US काउन्सिलेट आहे. तर हा काय प्रकार आहे? एम्बसी, काउन्सिलेट आणि हाय कमिशन ह्यामधला फरक काय नक्की? अगदी हा खूपच इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. आणि मी जरा ॲज सिम्पल पॉसिबल टर्म्समध्ये समजायचा प्रयत्न करतोय. एम्बॅसेडर म्हणजे देशचा प्रतिनिधी दुसऱ्या देशात. पण आपले संबंध म्हणजे स्वतंत्रतेच्या आधी आपले संबंध ब्रिटिश बरोबर होता. आणि जितके कॉलनीज होते ब्रिटिशचे, आपण कॉलनी होतो ब्रिटिशचे, आणखीन होते, नायजेरिया होता, मलेशिया होता, ब्रुनाई, अन्य कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया. तर समजा इंडियन प्रतिनिधी त्या देशमध्ये प्रतिनिधित्व करतोय तर त्याला हाय कमिशनर म्हणतात. म्हणजे भारतीय राजदूत समजा तो ऑस्ट्रेलियामध्ये त्याला पाठवलं किंवा कॅनडामध्ये किंवा ब्रिटनमध्ये किंवा मलेशियामध्ये, तर हिज टायटल इज हाय कमिशनर. हाय कमिशनर आणि अम्बॅसेडरमध्ये काहीही फरक नाही. ओके. एवढाच फरक आहे की हाय कमिशनर हा शब्द वापरला तर हे समजायचं की उस देश में वो जो अम्बैसडर उस देश में जा रहा है वो भी एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है. बस इतना ही फर्क है. नहीं तो उनकी ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, पावर्स में कोई फर्क नहीं है. कॉन्सुलेट एक सब्सिडरी ऑफिस होता है. तो जैसे मैं जर्मनी में राजदूत था, मैं बर्लिन में बैठता था क्योंकि बर्लिन राजधानी थी जर्मनी की. हमारे 3 कॉन्सुलेट्स थे. एक था म्यूनिख में, एक था फ्रैंकफर्ट में, एक था हैम्बर्ग में. और ये 3 कॉन्सुलेट्स का मुख्य काम था वहाँ के जो इंडियन इंटरेस्ट हो, चाहे वो अपने नागरिक हो, चाहे वो हमारे जो व्यापारी हैं उनका हमारे शिप्स बने, जहाज आते थे या विमान आते थे, एयर इंडिया, इंडिगो वगैरह, उनकी अगर कुछ समस्याएं हैं तो हमारे बैंक्स होते थे, इंश्योरेंस कंपनीज होते थे. तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी देखभाल करना ये एक उनका काम था. दूसरा काम, वहाँ के नागरिक भारत आते हैं, टूरिज्म में के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, अन्य और कारण होते हैं. उनको वीजा देना, उनको और फैसिलिटीज उपलब्ध करना. तो लेकिन किसी एक देश में एक ही प्रमुख है और वो है राजदूत. और राजदूत राजधानी में बैठता है. कॉन्सुलेट्स सब्सिडरी ऑफिसेज है और वो राजधानी के बाहर रहते हैं. और इस पे निर्भर होता है कि इंडियन पॉपुलेशन कितना है उस देश में. तो जहाँ इंडियन पॉपुलेशन बड़ा है, जैसे यूके, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ कॉन्सुलेट्स काफी होते हैं. बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ भारतीय पॉप्युलेशन बहुत कम है, वहाँ सिर्फ एम्बसी होती है, कॉन्सुलेट्स होते ही नहीं. ओके. आणि कॉन्सुलेट्समध्ये मग जो प्रमुख अधिकारी असतो त्याचं काय टर्मिनॉलॉजी आहे, त्याला काय म्हणतात? उनको कॉन्सुल जनरल बोलते हैं. हाँ, कॉन्सुलेट के जो प्रमुख है उनको कॉन्सुल जनरल बोलते हैं. आणि संपूर्ण कॉन्सुलेट चालवण्याचा, दैनंदिन तिकडे कार्यक्रम सर्व चालवण्याचा त्यांचा पूर्णपणे त्यांच्याकडे तो अधिकार असतो. हाँ, नहीं, वो तो वहाँ के मुखिया है. लेकिन अंत में उनकी रिपोर्टिंग राजदूत को होती है. तो राजदूत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश में सभी कॉन्सुलेट्स पे भी है और एम्बसी पे भी है. लेकिन फंक्शनल पर्पसेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के लिए कॉन्सुल जनरल अपने ऑफिस का प्रमुख होता है. मी जसं आत्ता म्हटलं की काही माझे मित्र म्हणतात की अरे वा, मी मुंबईला चाललोय US एम्बसी कॉन्सुलेटमध्ये विजा काढायला. तर खूप लोकांचं असा भ्रम आहे की फक्त एम्बसी आणि कॉन्सुलेटमध्ये विजा काढून देणं आणि कुठे आपण जर का बाहेर गेलो तिथे आपल्याला काही प्रॉब्लेम झाला, पासपोर्ट हरवला, काही बाबा ॲक्सिडेंट झाला, कुणाला मेडिकल इमर्जन्सी असेल तर तिकडे आपण एम्बसीमध्ये कॉन्टॅक्ट करू शकतो. तर ह्याच्या व्यतिरिक्त आत्ता तुम्ही खूप काय काय गोष्टी सांगितल्या की बाबा तिकडे आपले जहाजं येतात, प्लेन्स येतात, त्यानंतर आपले बँक्स असतात, इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज असतात.
त्याचबरोबर अजून काय सांस्कृतिक आपल्या भारताची संस्कृती कॉन्सुलेट आणि एम्बसीजद्वारे तिथे प्रमोट होते का? तो पासपोर्ट और वीज़ा का काम तो सिर्फ एक काम है, मैं कहूँ 100 में से 25% ओके। काम पासपोर्ट वीज़ा का होता है। ओके। महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर देश के लोग भारत आएँ तो वीज़ा देना पड़ता है, और हमारे देश के नागरिक को पासपोर्ट कभी खो जाता है, कभी और प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है अपने व्यापारियों को और अपने बिजनेसेस को सहायता देने की। ओके। तो अगर एक बिजनेसमैन या बिजनेसवुमन जब वो आते हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो वहाँ के काउंटर पार्ट से उनसे संपर्क करें, कैसे करें, लैंग्वेज नहीं जानते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो भारतीय कॉन्सुलेट या ये जो एम्बेसी होती है, वो संपर्क कराने में उनको मदद करती है। कभी कभी उनको बहुत सारे सवाल होते हैं, टैक्स रेगुलेशंस क्या है उस देश में, कस्टम्स रेगुलेशंस क्या है, क्या आइटम्स ले आ सकते हैं, कौन से आइटम्स प्रोहिबिटेड है, ये सारी जो जानकारी है एम्बेसी के पास होती है। तो आजकल खास करके इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, ये फंक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन बना है। और अगर आप बिजनेस कम्युनिटी को पूछेंगे कि 20 साल पहले कितनी मदद मिलती थी और आज कितना मदद मिलता है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि आज के दिन एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में वो काफ़ी इस मामले में मदद करते हैं। तो वो दूसरी बात है। तीसरा, भारतीय संस्कृति तो एक वैश्विक संस्कृति है। हमारा तो इतिहास में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएं, अगर आप सेंट्रल एशिया में जाएं, तो भारतीय संस्कृति के चिन्ह जो हैं वो आपको सभी जगह दिखाई देंगे। तो दो तरह के काम करता है एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स। कुछ ऐसे देश हैं जिसमें हमारा कल्चर उनको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये देश के नाम कई हैं। चीन है, रूस है, यूके है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो बड़े देश हैं। वहाँ भारतीय सरकार ने एक कल्चरल सेंटर खोला है, इंडियन कल्चरल सेंटर, और वो कल्चरल सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्बेसी की है। तो राजदूत उस कल्चरल सेंटर पे भी अपना माने सुपरविजन करता है, और उस कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत से डांस ट्रूप्स आते हैं, डांस ग्रुप्स आते हैं, बुक प्रमोशंस होते हैं, काफ़ी सारा जो जितना भी हमारा जो कल्चरल एक्टिविटी है वो सेंटर करता है। बहुत से देशों में हमारे सेंटर्स नहीं हैं, और वहाँ ऐसे देशों में भारत में एक संस्था है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। ये 1950 के लगभग स्थापित हुआ था, और बहुत जाने माने लोग उनके इस संस्था के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह, या हमारे महाराष्ट्र के विनय सहस्रबुद्धे जी, वो भी अभी ICCR के हेड थे। तो ICCR चुनती है इन कल्चरल ग्रुप्स को या कल्चरल ट्रूप्स को, या एग्जीबिशंस माउंट करते हैं, और फिर एम्बेसी उस देश में फैसिलिटेट करती है कि जगह ढूंढती है जहां वो डिस्प्ले हो सकता है, गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं, फंक्शंस करता है। जैसे जब मैं मलेशिया में उच्च आयुक्त था, हाई कमिश्नर, क्योंकि मलेशिया एक ब्रिटिश कॉलोनी है, तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का हम एक 100 सेंटिनरी सेलिब्रेट कर रहे थे। और आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक पोएट और नेशनल फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे कलाकार थे, पेंटर थे, ही यूज्ड टू पेंट। तो उनकी पेंटिंग्स पहली बार भारत से बाहर गया। भारत सरकार ने पहली बार उनकी पेंटिंग्स, ओरिजिनल पेंटिंग्स, कॉपीज नहीं, ओरिजिनल पेंटिंग्स का कलेक्शन बाहर भेजा, और मलेशिया आया। अब ये इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि एक तो ये पेंटिंग्स बहुत वैल्यूएबल है, तो इंश्योरेंस देखना पड़ता है, शिपिंग देखना पड़ता है। अच्छा, उस देश में जहाँ भेजते हैं वहाँ सिक्योरिटी देखनी पड़ती है। ये बहुत ही फ्रैजाइल हमारी ये पेंटिंग्स हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल देखना पड़ता है, पब्लिक अंदर बाहर कैसे जाती है देखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स देखने पड़ते हैं, ये एम्बेसी करती है, और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस करता है। तो ये एक बड़ी बात है। चौथी बात यह है कि देखिए, आजकल तो इंफॉर्मेशन एज है, सभी अपने सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे है, तो
एक बहुत बड़ा काम है एम्बेसी का उस देश की पब्लिक को जानकारी देना कि भारत में क्या हो रहा है, ओके। क्या उन्नति होती है, अगर कोई घटना घटती है तो उसका क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, कैसे हल कर सकते हैं। अगर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो तो वहाँ हम पब्लिसिटी करते हैं कि या एक बहुत बड़ा टूरिज्म इवेंट हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो कहते हैं, या एक्सटर्नल पब्लिसिटी, हमारे विदेश मंत्रालय में एक्सटर्नल पब्लिसिटी इसको प्रचार व बोलते हैं। प्रसार हाँ, basically। प्रचार करना, ये एक बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा काम है। तो विदेश मंत्रालय किताबें छापता है, फिल्म्स बनाते हैं, हम ओके। डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन करते हैं। ओके। उन देशों में जो मीडिया के लोग हैं उनको देश भारत में बुलाकर उनको अलग अलग चीजें दिखाते हैं। सिर्फ हमारी संस्कृति नहीं, हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारे खेत हैं, जो हमारा जो न्यू इंटरनेशनल साइंस एंड रिसर्च सेंटर्स हैं, वो सब दिखाते हैं। ओके। मकसद ये होता है कि अन्य देशों में ये जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया इज नॉट जस्ट एन एंशिएंट सिविलाइजेशन, इट इज अ मॉडर्न ओके। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। तो काफी माने डाइवर्स काम होता है एंड इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग एंड चॅलेंजिंग टास्क। आणि साधारणतः आपल्या या दूतावासामध्ये किती लोक काम करतात, भारतीय आणि मग तिकडचे पण लोक आपण हायर करतो का? हाँ, ज्या ज्या देशामध्ये दूतावास आहेत। देखिए साइज, एम्बेसी की साइज तो काफी फैक्टर्स पे निर्भर करता है। वो देश का साइज क्या है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वहाँ काम कितना है। तो बहुत बड़े जो देश है जैसे अमेरिका, अब देखिए अमेरिका में हमारा सिर्फ एम्बेसी नहीं है, 7 कॉन्सुलेट है हमारे। रूस में 5 कॉन्सुलेट है, बड़ा देश है। जापान में 3 कॉन्सुलेट है। तो वहाँ जो हमारे नागरिक माने एम्बेसी में जो काम करते हैं इंडियन नेशनल्स की संख्या तो 100 से ज्यादा हो सकती है। वॉशिंगटन में लगभग 250 से 300 इंडियन नेशनल्स है जो भारत से भेजे गए हैं। उसके अलावा लोकल्स तो होते हैं ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए, माने सेक्रेटेरियल फंक्शन के लिए फाइलें मेंटेन करते हैं, कमर्शियल ऑफिसर। लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है वो सब इंडियन नेशनल्स होते हैं। तो जैसे अमेरिका में सिर्फ वॉशिंगटन हमारे एम्बेसी में करीब 300 लोग होंगे, फिर हर कॉन्सुलेट में 40-50 लोग होंगे, तो मिला के तो काफी 800-900 लोग होंगे। दूसरी तरफ ऐसी छोटी छोटी एम्बेसीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कुछ देशों का, और इसका मतलब नहीं है कि हम उस देश से हमारे संबंध इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर वेरियस रीजंस देयर इज नो नीड फॉर सो मेनी पीपल। तो वहाँ 10-12 लोग भी हो सकते हैं भारत से, और फिर लोकल्स और 5-6 होंगे। लेकिन साइज पे जाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की कोशिश है कि चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा हो, चाहे हमारे संबंध बहुत गहरे हो या ना हो, हमारी लगातार कोशिश है कि उन देशों के साथ, सभी देशों के साथ जितना हद तक हो सके भारत की जानकारी, भारत के बारे में जानना और भारत की इंटरेस्ट्स को संभालना, ये म्हणजे एक लाईन ऑफ कम्युनिकेशन कायम चालू ठेवायचं त्यांच्याबरोबर, हे प्रायमरी इंटरेस्ट आहे, खूपच गरजेचं इंटरेस्ट आहे। आणि लाईन ऑफ कम्युनिकेशन सगळ्यांच्या बरोबर, म्हणजे त्या देशाच्या सर्वोच्च नेत्याबरोबर आणि त्या देशांचे जनरल पब्लिक बरोबर। तर म्हणजे डिफरंट टेक्निक्स असतात, पण सगळ्यांशी संबंध ठेवावाच लागतं। तुम्ही जर का सामान्य कुठल्याही नागरिकाला विचारलं की बाबा, आज फॉर एक्झाम्पल आपले परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर, आज ते गेलेत US मध्ये, आज ते गेलेत रशियामध्ये, ते अशा प्रकारे एवढ्या प्रकारे चांगल्या तिथे जाऊन ट्रेड डील करतात बाबा, किंवा निगोशिएट करतात काहीतरी भारताच्या बद्दल निगोशिएट करतात, भारताच्या हितासाठी निगोशिएट करतात, तर लोक म्हणतील की अरे आम्हाला त्याचं काय पडलं आहे, आम्ही कशाला त्यामध्ये लक्ष देऊ, आमच्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडणार आहे? तर हे खरं आहे का? परराष्ट्र धोरण आणि दैनंदिन सामान्य भारतीय नागरिकाचं जीवन ह्याच्यामध्ये कसं रिलेशन आहे, ह्याचे संबंध कसे आहेत, ह्याच्याबद्दल आपण जर का खोलामध्ये गेलो तर आपल्या व्ह्युअर्सला ते चांगल्या प्रकारे कळेल. आणि मला वाटतं की आत्ताचा काळ जो आहे, आपण ट्रम्प टॅरिफचा काळ आहे आपण असं म्हणू शकतो. सगळ्या न्यूजमध्ये रोज आपण वाचतो की आज ट्रम्पनी हे टॅरिफ टाकले, आज असा टॅरिफ वाढवला.
तर ह्याचा नक्की फरक सामान्य भारतीय नागरिकाला कसा पडतो? नहीं, ये तो आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया है। देखिए, मैं इतिहास में अगर जाऊं तो अ, 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 इस बिफोर द 1500 ऑफ द कॉमन इरा, म्हणजे अप टू द एंड ऑफ द मुघल एम्पायर असं आपण म्हणू शकतो. भारत की अर्थव्यवस्था तो विश्व की या नंबर 1 के स्थान पे था या नंबर 2 के स्थान पे था. ओके. और वो हम उस लेवल पे जब पहुंचे, वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं था. से सामान बाहर जाता था पूरे देश दुनिया में, और दुनिया का सामान भारत में आता था. तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आयात निर्यात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया से की नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पे था. उसके बाद अंग्रेज आए, हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया, और अब इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद फिर से अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है. अब अगर हम लोगों को आज के $4 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी को, जीडीपी को $10 ट्रिलियन बनाना हो, और यही हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार का लक्ष्य है. हमने सबने सुना है, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं वी वांट टू मेक इंडिया $10 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो सिर्फ हम 140 करोड़ भारतीय हैं, हमारे बीच में बिजनेस करने में वो हम 10 ट्रिलियन नहीं कर पाएंगे. हमें अन्य देशों के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, वहां से निवेश लेना पड़ेगा, अपनी पूंजी वहां निवेश करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा. ये सब कौन करेगा? इंडियन रुपीज मध्ये व्हायला पाहिजे. हाँ, तो ये जो काम है, भारत और अन्य देशों के साथ संबंध बनाना, हर तरीके से, राजनीतिक, इकोनॉमिक, सोशल, ये काम विदेश मंत्री और विदेश मंत्री के नीचे उनकी टीम करती है. तो इसलिए जब हम कहते हैं डॉक्टर जयशंकर आज अमेरिका जा रहे, कल जापान जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे, पब्लिक का पैसा खर्च करके हमें क्या फायदा मिलता है? तो ये फायदा मिलता है. वहां जब जाते हैं तो वहां के मंत्रियों से बात करते हैं, वहाँ के बिजनेसमैन से रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं कि आप भारत में आके निवेश करें. वहाँ के मीडिया से बात होती है कि देखिए, आपने जो शायद भारत के बारे में सुना हो वो ठीक नहीं है. हम बहुत सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे आईटी सेक्टर हो, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, वहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं. स्पेस में हम बहुत कम ऐसे देश है जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. तो ये सब तो मीडिया से संपर्क होता है, उस देश के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ संपर्क होता है. तो आजकल विदेश नीति सिर्फ सरकार नहीं बनाती है, भारत में भी सरकार का तो अहम एक रोल होता है, लेकिन हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है. हाँ, उनका क्योंकि चर्चाएं होती है पार्लियामेंट में, वो डेलीगेशंस के साथ जाते हैं. शायद आपने ध्यान दिया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 ऐसे डेलीगेशंस गए थे, और उसमें सिर्फ रूलिंग सरकार के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, ऑपोजिशन मेंबर थे. तो हमारे विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री बाहर जाता है तो ऑपोजिशन के साथ भी वो संपर्क करते हैं, क्योंकि आज का ऑपोजिशन कल की सरकार हो सकती है उस देश में. तो ये सारे फायदे होते हैं. अब विदेश नीति में फायदा हर समय प्लस माइनस नहीं कर सकते, एक क्वांटिफाई नहीं कर सकते. कभी कभी उसका परिणाम तुरंत दिख जाता है, कभी कभी सालों लगते हैं परिणाम दिखने, काफी वर्षों के बाद परिणाम दिखता है. तुम्हाला थोडंसं इथे इंटरप्ट करतो. तुम्ही आता म्हटलं कधी कधी सालों निकल जाते हैं परिणाम दिखने के लिए. तर हा पेट्रोलची काय भानगड आहे? सामान्य नागरिक पेट्रोलच्या विषयामध्ये खूप इमोशनल असतो. तर आपण जेव्हा पेट्रोलचे प्राइसेसबद्दल आपण जेव्हा बोलतो, तर ह्याच्यात परराष्ट्र नीतीचा किती हातभार आहे? आपण जेव्हा पेट्रोल जेव्हा आपल्याला जे प्रोव्हाइड करतात, इराण असेल, सौदी अरेबिया असेल, रशिया असेल, तर ह्याच्यामध्ये आपण कशा प्रकारे त्यांच्याबरोबर डील करतो आणि किती अवघड आहे डील करणं? कारण काय मागच्या काळात US आपल्याला सांगितलं होतं की जर का तुम्ही रशियाकडनं पेट्रोल घेतलं तर आम्ही तुमच्यावर सँक्शन्स टाकू. तर अशा प्रकारे जेव्हा आपल्या धमकी दिली जाते बेसिकली, तेव्हा परराष्ट्र आपली नीती कशा प्रकारे काम करते? हाँ, तो ऐसे है कि हम लोग जहाँ तक एनर्जी है, पेट्रोलियम या ऑयल है, लगभग हम बाहर के देशों पे निर्भर है, क्योंकि 80% हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बाहर से आता है. तो
तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन देशों के साथ संपर्क बनाए, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ईरान हो या रशिया हो। अब कभी-कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि क्या उस देश से तेल लेना उचित है या नहीं। एक तो वेनेजुएला का है। अब वेनेजुएला ने पर यूएस ने सैंक्शंस लगाया, वहाँ भारत का काफ़ी निवेश भी था, लेकिन भारत को भी लगा उस समय कि हाँ, एक केस बनता है, वेनेजुएला ने कुछ चीज़ें की हैं जो इंटरनेशनल रूल्स के प्रमाण नहीं है, तो हमने बंद किया था। अब उसके बाद ईरान का केस आया। ईरान से हम बहुत सारा तेल लेते थे। 2019 में जब हमने बंद किया तब उस समय हम लगभग 28 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड इम्पोर्ट करते थे। सर्वात मोठं आय थिंक होतं इराण तेव्हा सर्वात मोठं होतं. आणि मग प्रेसिडेंट ट्रम्प होते तेव्हा, फर्स्ट टर्म होता, तर त्यांनी प्रेसिडेंट ट्रम्पनी म्हटलं की आता बंद करा, कारण इराण न्यूक्लियर वेपन्स बनवत आहेत. तो आपल्याला बंद करावं लागलं. अब इस बार जब उन्होंने कहा रूस के बारे में, तो भारत सरकार ने सोचा कि देखिए हमें तो हमारे नागरिकों के लिए सुविधा देखनी पड़ती है, इसीलिए हम चुनकर आए हैं। तो हमें हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इलेक्टोरेट को है, अपने सिटीजन्स को है। और उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार की ये समझ थी कि अगर हमने रशिया से भी बंद कर लिया लेना तेल, और ईरान से तो बंद कर ही दिया था, और वेनेजुएला से बंद कर दिया था, और अगर तेल के दाम बढ़े तो बाकी सभी दाम भारत में बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आजकल तो फैक्ट्रियां सब तेल पे ही चलती है, गाड़ियां तेल पे चलती है, हमारा पूरा फार्मिंग सेक्टर, अगर आप ये पंप या ट्रैक्टर इस्तेमाल करते तो तेल पे चलता है। तो भारत सरकार ने बड़े सोच विचार के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे कि रूस से तेल लेना भारत के नागरिकों के लिए फायदेमंद है। और हमने तो इस मामले में फिर विदेश मंत्रालय ने रूस से संपर्क किया कि ये तेल लगातार भारत को मिले। अन्य देशों से भी संपर्क किया, उनको समझाने के लिए कि हम समझते हैं कि आपकी कठिनाइयां हैं रूस के साथ, लेकिन हमारी भी कठिनाइयां समझे। हमारी कठिनाई ये है कि अगर एनर्जी इंपोर्ट वहां से भी बंद कर दिया, तो अगर पेट्रोल प्राइस दुगना हुआ भारत में, तो आम नागरिक को तकलीफ होगी, क्योंकि सभी के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो। और हमारी इतनी अर्थव्यवस्था इतनी तो वर्ल्ड क्लास तो अभी है नहीं, हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। तो सरकार की बिल्कुल सही नीति थी कि सभी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये इंपोर्ट्स को करना चाहिए। अब अमेरिका या कोई और देश सोचता है कि ये ठीक नहीं है, तो वो अपना कर रहे हैं, और हम, लेकिन भारत सरकार इस पे बिल्कुल दे आर वेरी फर्म कि हमको अपने नागरिकों की प्राथमिकता पहली इज फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसको देखते हुए वी हैव नॉट स्टॉप द इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। अब आगे क्या होगा देखना है। अभी आप जानते हैं 5 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि अगर भारत रूस से पेट्रोल लेगा आगे माने सितंबर से, तो 25% टैरिफ लगेगा, उसका तो परिणाम होगा। लेकिन अभी समय है, अभी बातचीत हो रही है। कल 15 अगस्त को आप जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन भी मिलने वाले हैं। अगर कोई वहाँ कोई समाधान निकला तो शायद वो टैरिफ भी नहीं लगेगा। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने सोच लिया होगा कि अगर 31 अगस्त आया और कुछ समझौता नहीं हुआ हमारे और अमेरिका के बीच में, तो क्या आगे करना है। अब ये मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है की सरकार इस बारे में सोच ही रही हो, कुछ ना कुछ तो हल निकालेगा। हाँ. आणि आपण हे पण बघितलं की भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने खूप एक चांगल्या प्रकारचं एक स्ट्रॉंग वर्डेड 2 स्टेटमेंट्स दिले ट्रम्पनी 25% टॅरिफ दिल्यावर. तर जेव्हा अशा प्रकारचे स्ट्रॉंग स्टेटमेंट्स दिले जातात, युनायटेड किंगडमला पण असं एक स्ट्रॉंग स्टेटमेंट त्यांनी दिलं, युरोपला पण दिलं, तर अशा वेळेला त्यांच्याकडून आपल्याला काही लगेच फोन वगैरे येतो का आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयात की बाबा तुम्ही असं कसे बोलले, तुम्ही आम्हाला एवढं स्ट्रॉंगली वर्डेड स्टेटमेंट कसं काय दिलं आमच्या विरोधात? नहीं, ज्यादातर स्टेटमेंट्स पे इस तरह के संपर्क नहीं होता है। अगर उनको बहुत ही चिंता होती है कि स्टेटमेंट बहुत ही हार्ड है या फैक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो राजदूत से संपर्क करके
उनको कहते हैं। ओके ये राजदूत का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। डेली उनको संपर्क करना पड़ता है दूसरे देश के विदेश मंत्रालय से या उसके सरकार से। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जब निर्भय केस हुआ था, आप तो निर्भय केस के बारे में जानते हैं ना, जो दिल्ली में हुआ था। तो जब वो हुआ था तो उसकी पब्लिसिटी बहुत हुई थी, दुनिया भर में पब्लिसिटी हुई थी। और उस समय मुझे बुलाया था उन्होंने कि क्योंकि जर्मनी के काफी नागरिक भारत में है, पुणे में तो बहुत सारे हैं जर्मनी के नागरिक। उनको चिंता थी कि इज इंडिया सेफ फॉर विमेन। उनको चिंता उनके नागरिकों की थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा हमें ये बहुत चिंताजनक स्थिति है वगैरह। तो मैंने पूरी तरह से उनको समझाया कि इशू क्या है, हमारा कानून क्या है, हमारी पुलिस क्या करती है। हमने बहुत जल्द समय में उनको मैंने जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा है। So these are reasons on how the foreign government interacts with us. लेकिन ऐसे बहुत कम होता है कि अगर एक स्टेटमेंट हो तो वो दूसरा देश का विदेश मंत्री फोन करके पूछेगा और कहेगा आपने क्यों किया है। क्योंकि ये तो हर देश का माने एक राइट होता है कि हमें जो लगता है वो हम प्रकट करेंगे। वो दूसरे देश को वीटो पावर नहीं है उस पर। मी आता सर तुमच्या परराष्ट्र सचिव या रोलकडे येतो. तुम्ही 2018 ते 2020 भारताचे परराष्ट्र सचिव होतात. म्हणजेच परराष्ट्र मंत्रालयात परराष्ट्र मंत्र्यांनंतरची सेकंड, त्यांचे राईट हँड मॅन, सेकंड सर्वात सिनियर मोस्ट पोस्ट. जेव्हा तुम्ही परराष्ट्र सचिव झालात त्याच्या आधी तुम्ही 2017च्या पर्यंत तुम्ही भारताचे राजदूत म्हणून चायनामध्ये होतात. तर चायनामधून येऊन परराष्ट्र सचिव जेव्हा तुम्ही झालात त्याचा तुमचा एक्सपिरियन्स कसा होता? आणि तुम्ही डॉक्टर जयशंकर तुमच्या आधी परराष्ट्र सचिव होते, त्याच्या आधी तुम्ही सुषमा स्वराज यांच्या अंडर काम केलं. तर ह्या दोघांबरोबर पण काम करतानाचा कसा एक्सपिरियन्स तुमचा होता? देखो ऐसे है कि जो विदेश सचिव हैं, परराष्ट्र सचिव, जो मराठी में परराष्ट्र सचिव बोलते हैं, ये तो एक लक की बात होती है। बहुत सारे लायक लोग हैं, ऐसे नहीं है कि एक ही चॉइस है। तुमच्याच बॅचचे पण खूप असे थे, काफी थे। वो अल्टीमेटली सरकार चुनती है, प्रधानमंत्री चुनते हैं, दूसरे लोग चुनते हैं। शायद वो देखते हैं सब लोगों का काम, रेपुटेशन भी है वगैरह वगैरह जो कुछ है। और तो एक दिन मुझे कॉल आया कि आप दिल्ली वापस आइए। उस समय मुझे नहीं बताया गया कि मुझे विदेश सचिव बनाएंगे। विदेश मंत्रालय में 3 सचिव हैं। विदेश सचिव सबसे मुख्य है और एक सचिव आर्थिक इकोनॉमिक रिलेशंस देखता है और एक और सचिव कुछ और देखता है, इंक्लूडिंग भारत के नागरिक बाहर हैं और इंडियन रिलेटेड अफेयर्स, डायस्पोरा रिलेटेड। तो मुझे बुलाया गया ये इकोनॉमिक रिलेशंस देखने के लिए। और फिर 3 महीने के बाद जब डॉक्टर जयशंकर रिटायर हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरी अपॉइंटमेंट फाइनलाइज की। अब मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि मुझे क्यों चुना है। आई वाज जस्ट लकी टू बी सिलेक्टेड एंड सो आई परफॉर्म माय ड्यूटीज। तुम्ही तुमचा प्रेफरन्स पण दिला नव्हता की मला नहीं प्रेफरेंस देने का सवाल नहीं होता है ना। एक बार सरकार को ज्वाइन किया तो जहां सरकार भेजती है वो करना पड़ता है। तो जहां भी भेजते, मैंने किसी भी चीज पे चॉइस नहीं था मुझे। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं चीन में ही जाऊंगा, वॉशिंगटन ही जाऊंगा, इस्लामाबाद ही जाऊंगा। मेरे 36 साल में 1981 से 2017 तक जहां सरकार ने मुझे भेजा मैं वहां गया। तो फॉरेन सेक्रेटरी की पोजीशन भी वैसी ही थी लगभग। हाँ, अब एक्सपीरियंस जो था बहुत ही अच्छा था। मेरे दोनों मंत्री तो एक्सेप्शनल थे, अलग अलग तरीके से। डॉक्टर जयशंकर तो मित्र भी थे, हम 40 साल एक ही सर्विस में थे, लेकिन मिनिस्टर बन के आए तो ही इज नाउ माय सुपीरियर और उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि मंत्री हैं वो। तो और वो बहुत ही प्रोफेशनल, व्हेन ही वाज हिमसेल्फ अ डिप्लोमैट, डिप्लोमेसी में उनको सारी जानकारी थी, बहुत लोगों को जानते थे बाहर। तो एक तरह से काम करना बहुत आसान था क्योंकि ही न्यू द वर्किंग्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री। और तो इट वाज अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सुषमा स्वराज वाज वेरी डिफरेंट। वो तो पॉलिटिकल थी,
आणि शी वॉज अ हार्डकोर पॉलिटिशियन. हार्डकोर पॉलिटिशियन और एंड सेल्फ मेड पॉलिटिशियन. Self-made माने ऐसे नहीं कि उनके उनके फैमिली में कोई था. बिल्कुल. खुद अपने आप के बलबूते पे वो हाई पोजीशंस में आई थी. उनको फॉरेन पॉलिसी की बहुत जानकारी थी, क्योंकि जब वो ऑपोजिशन में थे, हाँ. विपक्ष में थे, तो वो सिर्फ नेता विपक्ष नहीं थी, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन थी. चेयरमन थी. अच्छा. पार्लियामेंट में ऐसे कई कमिटीज होते हैं, और इन कमिटीज में विपक्ष और सरकार दोनों के एमपीज होते MP हैं. बैठे. और वो विषय पे चर्चा करते हैं. तो विदेश मंत्रालय का एक कमेटी होता है, रक्षा मंत्रालय का अलग होता है, गृह मंत्रालय का अलग होता है. तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अध्यक्ष थी. ओके. तो उनको फॉरेन पॉलिसी की भी जानकारी अच्छी थी. अच्छा, वो पहले भी कैबिनेट में रह चुकी थी, वाजपेयी सरकार में वो मंत्री थी, तो उनको सरकार की कामकाज में भी एक्सपीरियंस था. तो ओवरऑल शी वाज अ एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर. ओके. एंड शी वाज अ ग्रेट स्पीकर. माने हिंदी और नक्कीच. अंग्रेजी दोनों में इतनी फ्लुएंसी थी उनको कि वो उनको ब्रीफ करना और उनको डेलीगेशंस में बात करना बहुत ही आसानी अच्छा. से वो कर पाती थी. तो इट वाज वेरी नाइस वर्किंग विद देम. दे वर टू वेरी डिफरेंट पीपल. अलग अलग पर्सनैलिटीज थे, अलग अलग एक्सपीरियंस था उनका, बट बोथ वर वेरी एक्सपीरियंस पीपल. लेकिन ऐसे भी मंत्री होते हैं जो पहली बार मंत्री बनते हैं. उनको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग राज्य से बहुत अलग है. ओके. राज्य में मुख्यमंत्री इज द बॉस. भारत सरकार पूरे देश की सरकार है. वहां चाहे आप किसी भी पद पे हो, अकेले नहीं कर सकते. इतनी बड़ी मंत्रालय है और पूरे देश को देखना हो, तो वहां काम करना और राज्य में काम करना, इसमें बहुत फर्क है. और तो अगर इस तरह का मंत्री होता है तो सचिव को काफी काम करना पड़ता है. ओके. मेरे लिए दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस थे और दोनों को जानकारी थी केंद्रीय सरकार में काम करने का. तो आई हैड अ रिलेटिवली इजियर टाइम. आणि मला वाटतं की सुषमा स्वराजांनी तो एक ट्रेंड आणला की परराष्ट्र मंत्रालयाला आपलंसं केलं लोकांमध्ये. ट्विटरवरनं तुम्ही एक ट्विट केलात की तुम्ही बाहेरच्या देशात अडकला असाल तर एक ट्विट केला तर लगेच त्यांचा रिप्लाय यायचा की तुम्ही या अशा अशा ठिकाणी एम्बसीमध्ये जावा, तुम्हाला लगेच रिलीफ मिळेल तिकडे. त्यामुळे त्यांनी खूप प्रमाणात आपलंसं केलं असं मला वाटतं की परराष्ट्र मंत्रालयाला खूप लोकांपर्यंत पोचल्या त्या. आणि त्यानंतर डॉक्टर जयशंकर पण, त्यांचं तर आता एक जवळजवळ सुपर फॅन्डम झालं असं आपण म्हणू शकतो. की पुण्यामध्ये एक लोकसभेच्या इलेक्शनच्या वेळी त्यांचा कार्यक्रम झाला होता. एवढे लोक आले होते बघायला त्यांना, आणि यूथ्स एस्पेशली खूप मोठ्या प्रमाणात आले होते. मला वाटतं की या दोघांनी खूप वेगळ्या प्रकारचं एक धोरण आकारलेलं आहे मला वाटतं परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये आल्यापासून. नहीं, उनको दोनों का बहुत बड़ा योगदान है. और जैसे आपने कहा सुषमा स्वराज जी का तो खासकर योगदान है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विदेश मंत्रालय को पब्लिक से नहीं जोड़ा, लेकिन वो पर्सनली इश्यूज को परस्यू करती थी. मुझे कई बार मलेशिया और जर्मनी में फोन कॉल्स आते थे कि किसी भारतीय नागरिक को कोई कठिनाई है, या जहाज का कहीं अटका है, या किसी बिजनेसमैन को जेन्युइन प्रॉब्लम हो, और हम मदद करें, एम्बेसी मदद करें. तो शी मेड द फॉरेन मिनिस्ट्री, she connected the foreign ministry to the public. Yes. डॉक्टर जयशंकर का अलग योगदान है. उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक ओपिनियन तक ले गया है कि भारत के आम नागरिक को भी इस विषय में रुचि क्यों रखनी चाहिए, ये उन्होंने समझाया है. ये सिर्फ दिल्ली के कई गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे अपने द सिटीजन शुड बी इन्वॉल्व्ड. दिल्लीमधून बाहेर काढलं. दिल्लीमधून बाहेर काढलं त्यांनी. आणि तर म्हणजे ते सगळ्या स्टेट्समध्ये जातात, बोलतात याबद्दल, समजवतात की फॉरेन पॉलिसीचा अर्थ काय आहे. तो दोनों ने बहुत और आज ये कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय की जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को है. पहले तो बहुत ही कम लोगों को इंटरेस्ट भी था और जानकारी भी थी. अब काफी लोगों को जानकारी है और इंटरेस्ट भी बढ़ गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा भारतीय नागरिक बाहर जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, व्यापार के लिए. फॉरेनर्स भी, टूरिज्म इज इंक्रीजिंग. तो ये दोनों का योगदान तो काफी रहा है. परराष्ट्र सचिव म्हणून कधी तुम्ही मोदींना कॉल केला किंवा मोदींचा तुम्हाला कॉल आलाय का डायरेक्ट असं? नहीं, देखो परराष्ट्र सचिव का तो काम ही है हमारे लीडर्स के साथ संपर्क करने का. तो
प्रधानमंत्री और जो सब भी अन्य मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, अगर काम होता है तो कभी कभी उनसे वो कॉल भी करते हैं, ओके, पूछते हैं। ओके, हफ्ते में 2-3 बार मुलाकात होती थी ओके, उनके साथ। ओके। और खासकर विदेश सचिव उनके साथ उनके विमान पे जब जब प्रधानमंत्री येतात तेव्हा. जाते हैं हां. टूर पे, तो विदेश सचिव जाता है उनके साथ। ओके. और विमान पे तो और कोई मंत्री होता नहीं है, तो जब ब्रीफिंग्स होती हैं वगैरह ओके. तो वहाँ भी मैंने ये कांटेक्ट तो होता है। तो वो तो मैंने ऐसे कोई इट्स द सीनियर मिनिस्टर्स इंटरैक्ट विद द सेक्रेटरीज, दैट इज द फंक्शनल पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। बरोबर आहे. तो इट्स नॉट एनीथिंग एक्सेप्शनल और अनयूजुअल। हाँ, बट यू नो it is an honor to work with people like that. Yes, So yes. that is unusual Yes, experience. नाही, पंतप्रधान मोदी जेव्हा पंतप्रधान झाले, खूप लोकांना त्यांनी आश्चर्यचकित करून टाकलं की ज्या प्रकारे त्यांनी फॉरेन रिलेशन्स मेंटेन ठेवलेले आहेत वेगवेगळ्या अध्यक्षांबरोबर किंवा वेगवेगळ्या देशांबद्दल. तर हा एक सरप्राईज होता का तुमच्यासाठी फॉरेन मिनिस्ट्रीमधल्या लोकांसाठी? नहीं, इतना तो नहीं था, क्योंकि आप भूल गए हैं कि वो 12 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे। बराबर. और हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जब वो थे तब वो बाहर देश जाते थे गुजरात की डेवलपमेंट के लिए. तो कोरिया गए थे, चीन गए थे, जर्मनी गए थे। अब मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं था वहाँ नहीं आए थे। नहीं आए थे. लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे कॉलीग्स हैं जिनके साथ उन्हें उनका पहले से ही वो जानते थे ओके, उनको। ओके, तो उनको तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था उनको। ओके. अब ऑफ कोर्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अ एंटायरली डिफरेंट थिंग। लेकिन क्योंकि उनको वो मुख्यमंत्री थे 12 साल और उनको फॉरेन देशों के साथ संपर्क करने का एक्सपिरियस था, माहित होतं कसं डील हाँ, करायचं. तो म्हणजे इतका अवघड नव्हतं त्यांच्यासाठी. अच्छा, अच्छा. And of course, you know, I mean, you rise to the level of prime minister. These are extraordinary people. हाँ. yes. So it's not difficult आणि to pick. त्यांनी पण मला वाटतं एक पर्सनल टच स्वतःचा दिला. प्रत्येक नेत्यांना जेव्हा ते भेटतात हां. एक पर्सनल टच देतात ते. नाही, असं म्हणजे माय एक्सपिरियन्स इज की आपले सगळे प्रधानमंत्री त्यांनी हे इन देअर प्रत्यक्ष ओन वे ते सगळे त्यांना तेवढं तर बरोबर. केपेबिलिटी आहे. capability आहेच. अँड दे यूज इट डिफरंटली. Okay, प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी Okay. बघा, राजीव गांधी बघा, Okay. अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन डॉक्टर सिंग मनमोहन सिंग. हाँ, Yes. बट प्राईम मिनिस्टर मोदी हॅज अ व्हेरी म्हणजे एक्स्ट्रोवर्ट पर्सनॅलिटी आहे. ही लाईक्स Likes टू meeting with एंगेज विथ पीपल अँड दॅट हेल्प्स. ओके. मी जसं म्हटलं की तुम्ही परराष्ट्र सचिव होण्याच्या आधी तुम्ही भारताचे चायनाला राजदूत होता. तर आणि तुमचा अभ्यास चायनाच्या समाजाबद्दल, तिकडच्या राजकारणाबद्दल, तिकडच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल खूप मोठा आहे. तुम्ही पुस्तकं पण लिहिलेली आहेत, आपण इथे ठेवलेली पण आहेत ती पुस्तकं. तर चायना आणि भारत ह्यांचे रिलेशन्स आत्ता कशा प्रकारे आहेत, मागच्या काळात तुमच्या करिअरमध्ये कसे ते डेव्हलप होत गेलेले आहेत, ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगा? तो भारत चीन संबंध तो एक बहुत ही बड़ा विषय है। तो मैं बड़े संक्षिप्त से कहूँ तो एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। 1950 में जब 1939 में जब चीन सरकार का गठन हुआ, तो उसके बाद तो कुछ ऐसे साल बीते जब हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, मित्रता थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि सीमा विवाद की वजह से वो संबंध बदले और फिर 1962 का युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद करीब 20 साल, लगभग 20-30 साल संपर्क ही नहीं हुआ। और वो एक बहुत ही तनावपूर्ण समय था। लेकिन दोनों देशों ने फिर एक मत बना लिया था कि हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, और इस तरह से कितने देर तक चलेगा। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फिर इनिशिएटिव लिया और 1988 में वो उन्होंने चीन की यात्रा की। 34 साल के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन की यात्रा की और वहाँ से शुरू हुआ एक नया दौर। और 1988 से लगभग 2012-13 तक दोनों देशों ने सीमा विवाद को हल नहीं किया। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और हिस्टोरिकल इशू है, लेकिन अपने नियंत्रण रेखा पे एक तरह से पीस
मेंटेन किया, स्टेटस को मेंटेन किया। हाँ, और अन्य संबंधों को आगे बढ़ाया, खास करके ट्रेड। तो अभी सन 2000 में हमारा जो ट्रेड था वो लगभग $1 बिलियन था। 2020 में वो 100 बिलियन से पार कर चुका है। लेकिन और भी बहुत थे, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुए, दोनों देश के नागरिक एक दूसरे आना जाना था। कोविड के पहले हमारे करीब 15,000 बच्चे वहाँ सीख रहे थे, माने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है रिलेशनशिप में। एक तो सीमा विवाद ने अभी तक हल नहीं हुआ है। दूसरी बात, चीन के जहन में चीन को लगता है कि तिब्बत में भारत कुछ हस्तक्षेप करेगा। हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनके मन में है, तो ये एक इशू है। तीसरी बात पाकिस्तान की आती है। चीन पाकिस्तान को मदद करता है, और एक देश को दूसरे देश को मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं पाकिस्तान उस मिलिट्री असिस्टेंस का प्रयोग कहाँ करता है, वो हमारी ओर करता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमने काफी सालों से चीन को कहा है कि आप इस तरह से ऐसे हथियार मत दीजिए पाकिस्तान को जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, लेकिन भारत सरकार की लगातार कोशिश होती है कि उनको समझाना और उनको बताना कि आप पाकिस्तान को देंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके परिणाम होंगे हमारे संबंधों में, भारत चीन संबंधों में। अब 2013 के बाद सीमा विवाद पे फिर से एक बार तनाव शुरू हुआ है, और ये देखा जा रहा है कि चीनी जो उनकी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो विवादित जगहों पे अभी कुछ कोशिश कर रही है अंदर घुसने की। अब हमारी सेना तो 1962 की सेना है नहीं, मॉडर्न हथियार है, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, they are able to fight at high altitudes, तो हमने तो उसको रोक रखा है। लेकिन ये जो माहौल बना है ना, इसकी वजह से इसके वजह से संबंध आगे नहीं बढ़े काफी सालों के लिए, खासकर जब गलवान का इंसिडेंट हुआ, जब उन्होंने कोशिश की 2020 में कोविड के बीच में, जब भारत सरकार कोविड से जूझ रही थी और पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, उन्होंने जो किया सीमा पर वो ठीक नहीं था। हमने काउंटर मेजर्स लिए। उसके बाद 3-4 साल आप जानते हैं संबंध काफी ठंडे थे। अब वो कुछ हद तक हल हुआ है, पूरी तरह से नहीं। डोकलाम क्राइसिस पण झाला। हाँ, डोकलाम तो मैंने ठीक है, डोकलाम था क्राइसिस, ये गलवान बहुत बड़ा था। हाँ। तो कुछ हद तक वो सुधारा है, अभी और सुधारना बाकी है, लेकिन भारत सरकार की राय है कि अब एटलीस्ट हमने माने वी हैव टेकन द पाथ ऑफ रिजॉल्विंग इट। तो आस्ते आस्ते बाकी चीजें शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गया। आज ही अगर आपने न्यूज पढ़ा है तो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रहे हैं, वीजाज पे रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। हम वी आर द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। आज हमारी स्थिति है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, लेकिन शायद अगले 5 साल में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी हमसे आगे है, लेकिन हम काफी जल्दी उसको पकड़ रहे हैं। अब दिस विल, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। आगे क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में भारत सरकार में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हम पड़ोसी देश हैं, संबंध बढ़ाने होंगे, लेकिन विजिलेंस रखना पड़ेगा और हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। मी आता एप्रिलमध्ये तायवानला होतो, तुम्ही तायवानला पण काही 2 वर्ष होतात, 4 वर्ष होतात तायवानला तुम्ही। तर तायवान आणि चायना ह्याचा इतिहास आपल्या इकडच्या खूप लोकांना माहीत नाही आहे। खूप कॉम्प्लेक्स इतिहास आहे, कधी पण युद्धाला जाऊ शकतील असे लोक म्हणतात। आणि एक US चे लष्करी अधिकारी होते फिलिप डेव्हिडसन म्हणून, त्यांनी एक तारीख दिलेली आहे किंवा सांगितलं की 2027 मध्ये त्यांनी प्रेडिक्ट केलेलं आहे की चायना आणि तायवान युद्धाला जातील, चायना रादर तायवानवर अटॅक करेल, आणि त्याला डेव्हिडसन विंडो म्हणून म्हणतात। तर तुम्ही चायना आणि तायवान रिलेशन्सबद्दल काय म्हणाल? कशा प्रकारे त्यांचे रिलेशन्स आहेत आणि त्याला भारताला कसा त्याला इफेक्ट पडतो? तो ऐसे है कि ताइवान जब 1949 में सरकार बदली चीन में और ये कम्युनिस्ट सरकार आई, तो जो उनकी
उस समय की सरकार थी वो भागकर ताइवान आइलैंड पे बस गए। और उस समय क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार को क्षमता नहीं थी वो आइलैंड को वापस ले आने का, तो एक तरह से वो अलग बन गया। लेकिन शुरू से ही भारत सरकार ने कभी उस ताइवान को एक अलग देश नहीं माना है। हमारा कहना है कि वो चीन का एक अटूट अंग है और चीन का उसके ऊपर अधिकार है। हमारा इतना ही कहना है और आप पूरा विश्व का कहना है कि ये जो मर्जर होगा, जब भी होगा, उसको एक शांतिपूर्वक तरीके से करना पड़ेगा। एक हथियार इस्तेमाल करके नहीं, उसका गठन करना ये ठीक नहीं है। चीन का कहना है कि ये एक इंटरनल इशू है, अंदरूनी मामला है, तो दूसरों देशों को कहने का कोई हक नहीं है किस तरह से हम ताइवान को वापस लें। तो बेसिकली इस परिस्थिति में युद्ध कब हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात है भारत पे परिणाम क्या है, और ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम सोचते हैं वो एक द्वीप है, 4000 किलोमीटर दूर है अपने पूर्वी तरफ, क्या ज़रूरत है, हमारा ट्रेड इतना तो ज़्यादा है नहीं। लेकिन 3-4 बहुत बड़े परिणाम होंगे हमारे ऊपर। एक तो अगर युद्ध होगा तो जो चाइना और ताइवान के बीच में जो बॉडी ऑफ वाटर है, जिसको ताइवान स्ट्रेट बोलते हैं, वो तो बंद हो जाएगा। और हमारा करीब 40% आयात निर्यात उस स्ट्रेट के थ्रू जाता है। अगर वो बंद हो गया तो हमारा जो भी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर भारत का बिजनेसमैन जो उस ईस्ट एशिया से निर्यात करते हैं, आयात करता है, उसका डायरेक्ट परिणाम होगा। वो तो नंबर 1 परिणाम, शिपिंग रुक जाएगा। दूसरा परिणाम, सप्लाई चेन्स काफी सारे उस एरिया से शुरू होते हैं। जो पार्ट्स आते हैं जहां जो भारत में असेंबल करके फिर हम री एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर में बहुत सारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमारी दवाइयां बनती है, वो चीन से आते हैं। अगर वो सप्लाई बंद हो जाए तो हमारी फैक्ट्रियों में बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। तीसरी बात, सेमीकंडक्टर्स जो आजकल सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हमारा जो फोन है, हमारी चिप है, जो गाड़ी में होता है, वॉशिंग मशीन में, फ्रिज में, 90% चिप्स ताइवान, चाइना, जापान और कोरिया में बनता है। अगर वो स्ट्रेट बंद हो जाता है और वो चिप्स नहीं आते हैं तो हमारी पूरी सर्विसेज सेक्टर पे इम्पैक्ट होगा। सिर्फ आईटी सर्विसेज नहीं, हम पिज्जा नहीं ऑर्डर कर पाएंगे फोन पे, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। हमारा जो पूरा अमेज़न का वो जो ई लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, हम नहीं वो बंद हो जाएगा सारा। हमारा जो ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है एंटरटेनमेंट के, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, प्राइम देखते हैं, Z5 देखते हैं, सोनी लिव देखते, सब बंद हो जाएगा। ई एजुकेशन बंद हो जाएगा क्योंकि सारा अभी चिप डिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर डिपेंडेंट है। ये हम सोचते नहीं है, हम सिर्फ सोचते हैं कि ज्योग्राफी में, भूगोल में वो डिस्टेंस है तो हमारे लिए कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिणाम होगा और उसकी वजह से हम सब भारतीय नागरिकों पे, आम जनता पे परिणाम होगा। इसलिए जो ताइवान स्टेट में होता है, हर इंडियन को एटलीस्ट जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आणि मी हा प्रश्न का विचारला, कारण काय, आत्ता जर का आपण बघितलं तर युक्रेन रशिया युद्ध चालू आहे, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनचं चालू आहे, त्यानंतर भारत पाकिस्तानचा आता ऑपरेशन सिंदूरमध्ये एक वादविवाद होऊन गेला, त्याचबरोबर चायना तायवानचं झालं. तर तुम्हाला असं वाटतं का की हे ऑलरेडी महायुद्ध 3 ह्याच्यामध्ये परिवर्तन होऊ शकेल किंवा ऑलरेडी चालू झालेलं आहे? म्हणजे 1914 साली जेव्हा पहिलं महायुद्ध झालं त्याच्या आधी पण असे काही कॉन्फ्लिक्ट्स जगभरात चालू होते ज्याच्यामुळे महायुद्ध झालं असं आपण म्हणू शकतो. तर आत्ताची परिस्थिती अशी आहे का की जगभरात कॉन्फ्लिक्ट चालू आहे? अशी परिस्थिती नाही आहे. आता हे सांगणं शक्य नाही की ते तिसरं महायुद्ध होईल की नाही, ते सांगणं शक्य नाही. पण वी कॅनॉट रूल इट आउट. कारण तिथे US इज ऑल्सो इन्व्हॉल्व. आता त्यांच्या मध्ये काय संबंध होणार आहे, समजा चीननी तायवानला पुन्हा रियुनाईट म्हणजे मिलिटरी फोर्स वापरून रियुनाईट करायचा प्रयत्न केला तर US काय करणार ते आपण सांगू शकत नाही. बट इट इज अ हॉटस्पॉट अँड फॉर दॅट रिझन इंडियन्स शुड फोकस ऑन इट. तुम्ही विश्व नेत्यांमध्ये
कोणाकोणाला भेटलेला आहात आतापर्यंत? I have accompanied the Prime Minister or Okay. the Foreign Minister, Okay. and I have had an occasion to meet almost all the world leaders. अच्छा अच्छा. Because when the Prime Minister met President Trump, for instance, किंवा प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग. शी जिनपिंग ऑफकोर्स, कारण मी चीनमध्ये राजदूत होतो तर मी त्यांच्याबरोबर पुष्कळ वेळा भेटलो आहे. ओके. पण बाकी जे आहेत, द फॉर्मर ब्रिटिश प्राईम मिनिस्टर जे तेव्हा होते, प्रेसिडेंट मॅक्रॉन ऑफ फ्रान्स, म्हणजे भेट म्हणजे आय वॉज प्रेझेंट इन द You are रूम present. व्हेन द प्राईम बरं. मिनिस्टर मेट दीज लीडर्स. तुम्हाला जर का येणाऱ्या जे सर्व युवक आहेत ज्यांना फॉरेन पॉलिसीमध्ये इंटरेस्ट आहे किंवा कोणाला डिप्लोमॅट बनायचं आहे, अँबॅसेडर्स बनायचं आहे, ज्यांना फॉरेन सर्व्हिसमध्ये यायचं आहे, किंवा ज्यांना साधारण त्यांचं वाचन आहे, त्यांना खूप प्रकारे चांगल्या प्रकारे हल्ली पॉडकास्ट ऐकतात लोक, तर त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल की फॉरेन पॉलिसीमध्ये तुम्हाला जर का इंटरेस्ट क्रिएट करायचा असेल किंवा हल्लीच्या काळात फॉरेन पॉलिसी कशा प्रकारे तुम्ही वाचन केलं पाहिजे, कशा प्रकारे तुम्ही अवेअर राहिला पाहिजे? मी असं म्हणतो की सिर्फ जिन लोगों को विदेश मंत्रालय ज्वाइन करना हो या फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट हो, उन्हीं को सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए. हर भारतीय नागरिक को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि रखनी ही चाहिए. क्योंकि अगर आप $4 ट्रिलियन इकोनॉमी से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना चाहते हो तो आपको विश्व के साथ संबंध बनाए रखने पड़ेंगे, और अपने निजी जीवन में भी जो बाहर होता है उसका डायरेक्ट परिणाम आप पे होगा. आज अगर रूस से हमने एनर्जी नहीं इंपोर्ट किया तो आपका तेल का दाम बढ़ेगा. अगर कल अमेरिकन या वेस्टर्न स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो आपके म्यूचुअल फंड पे इम्पैक्ट होगा. अगर कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं इस्तेमाल होगा तो आपके आईटी सर्विसेज पे इम्पैक्ट होगा, आपकी नौकरियों पे इम्पैक्ट होगा. ये सब देश के बाहर जो हो रहा है आपके देश में इम्पैक्ट कर रहा है. तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर नागरिक को इंटरेस्ट रखना पड़ेगा अपने निजी वेलबींग के लिए. ये नहीं सोचना है कि अगर मैं तो विदेश में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन अफेयर्स सो इट डजंट मैटर टू मी. अपने निजी जीवन में बहुत सारा परिणाम बाहर से आएगा, और अगर हमें जानकारी नहीं होगी देन वी विल रिग्रेट. ओके ओके. तुमच्या आधीचे फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर जयशंकर ते आज परराष्ट्र मंत्री झाले, पॉलिटिक्समध्ये गेले. तुमच्या नंतरचे फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला ते आज राज्यसभेचे खासदार जस्ट म्हणून त्यांनी शपथ घेतलेली आहे. तुम्हाला कधी वाटलं नाही का राजकारणात यावं, किंवा तुम्हाला ऑफर झाली नाही का? ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू आर द फर्स्ट वन हु हैज आस्क्ड दिस. देखो, मैं बहुत खुश था विदेश मंत्रालय में, 40 साल मैंने काम किया, लेकिन हम सबको पता है कि एक न एक दिन रिटायर होना ही है और उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी. तो मैंने तैयारी की थी और मैंने सोचा था कि अब मैं कुछ और करूंगा और अपना नाम कमाऊंगा. ओके. देखो, सरकार में काम करो तो क्रेडिट सरकार को मिलता है, और मेरी पहचान होती है मेरे पोजीशन से. मैं कौन सी कुर्सी पे बैठा हूँ. विजय गोखले कोई जानता नहीं था. विदेश सचिव हूँ, भारत में जर्मनी में राजदूत हूँ, संयुक्त सचिव हूँ वगैरह. तो वो मेरा अतीत है, मैं अतीत को भूलता नहीं. लेकिन मेरी जो मेरा वर्तमान जीवन है उसमें मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे लिखने से, मेरे बोलने से, मेरे लेक्चर से, मेरी टीचिंग से, मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अपने बारे में लोग अब विजय गोखले को जानते हैं. और कोई ऐसे अटैचमेंट नहीं है फॉर विजय गोखले फॉरेन सेक्रेटरी, विजय गोखले एम्बेसडर. तो आई फील दैट a time comes in life when you need to move on. Okay. And you need to challenge yourself and do something else. And the age of 60, मेडिकली तो किसी ने नहीं कहा कि आप अनफिट हैं, ना साइकोलॉजिकली. वो सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 60 पे रिटायर हो जाए. तो इसका मतलब नहीं है कि यू रिटायर फ्रॉम लाइफ. एंड सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग एल्स. और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि 5 साल के बाद आई हैव मेड अ न्यू आइडेंटिटी फॉर माई सेल्फ. नाउ I mean, I was also offered various things, but I decided I wanted to do something else. Okay. So I am entirely satisfied with where I am. Okay. I am very happy that both are very close friends. Dr. जयशंकर भी बहुत करीब के मित्र है, वो तो बहुत ही करीब के मित्र है, क्योंकि हम 40 साल थे. मिस्टर श्रिंगला को मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता, because we never served together, but तब भी दोनों अच्छे हैं. I am very happy for them, but that is not for me. आणि ह्याच्या पुढे तुम्ही आता दिल्लीमध्ये इतके वर्ष राहिलात, आता तुम्ही पुण्यामध्ये शिफ्ट झालात. तुमचं
दिल्लीमध्ये जे लाईफ होतं ते पुण्यामध्ये ऑब्व्हियसली तुम्हाला कम्प्लिटली 360 डिग्रीज टर्न झालेला आहे. तर पुणे आवडतं का दिल्ली? नो आय एम व्हेरी हॅपी विथ पुणे. ओके. बिकॉज इथे म्हणजे आय वर्क, सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द जॉब. मला मी सिम्बायसिसमध्ये आय टीच इन सिम्बायसिस, मी लिहितो. इंटेलेक्च्युअल लाईफ इज व्हेरी व्हायब्रंट. ओके. म्हणजे आपल्यासारखे विषयांवर पुष्कळ लोक इथे भेटतात. पुणे इंटरनॅशनल सेंटर बरोबर. आहे. बाकी हे पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल जे दरवर्षी सुरू केलंय ते आहे. कल्चरली इट इज व्हेरी रिच. तुम्हाला थिएटर बघायचं तर ते आहे, मूवीज बघायचे तर तिथे आहे. सो इट इज मोर देन इनफ टू कीप यू ऑक्युपाइड. ओके. एंड सो फॉर मी एंड एट द एंड मेरा तो शिक्षण दिल्ली में हुआ. मैं बड़ा वाला दिल्ली में हूँ, लेकिन मेरा परिवार तो महाराष्ट्र से आता है. पिताजी का परिवार पुणे से है, मेरे माँ के परिवार अमरावती से है, पूरा विदर्भ में. तो इन अ सेंस इज कमिंग बॅक होम. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल आपले जे काही विचार असतील ते नक्की खाली कमेंट सेक्शनमध्ये टाका आणि कुणाल एस टिळक या यूट्यूब चॅनलवर जाऊन लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त प्रकारे हा पॉडकास्ट लोकांपर्यंत पोचवा. कारण काय, भारताची परराष्ट्र नीती जर का आपल्याला समजून घ्यायची असेल, आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण कशा प्रकारे वावरतो आणि परराष्ट्र धोरणामुळे आपल्याला कसा फरक पडतो ह्याच्याबद्दल जर का आपल्याला ऐकायचं असेल तर नक्कीच आमच्या चॅनलला जास्तीत जास्त प्रमाणात लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.